अब हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, उससे भी 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं कि ह्यूमरस फ्रैक्चर एट मल्टीपल साइट्स। कि अगर हम ह्यूमरस देखते हैं ना, ह्यूमरस, तो ह्यूमरस के अंदर फ्रैक्चर हो सकती है और वो फ्रैक्चर मल्टीपल साइट्स पे होकर उसके डिफरेंट नर्व डैमेज है। तो आप लोगों को क्वेश्चन में बहुत आसान सा एक क्लिनिकल सिनेरियो आएगा। उस सिनेरियो के बेसिस पे आप लोगों को साइट ऑफ फ्रैक्चर पूछेंगे और फ्रैक्चर के साथ फिर नर्व डैमेज पूछेंगे। तो लेके ह्यूमरस फ्रैक्चर, ह्यूमरस फ्रैक्चर, ह्यूमरस फ्रैक्चर एट मल्टीपल साइट्स, एट मल्टीपल साइट्स। ओके जी, इसके साथ हम अपना एक कंसेप्ट अभी ड्रा करेंगे कि ह्यूमरस के मल्टीपल एरियाज पर फ्रैक्चर होगी और इसके साथ डिफरेंट क्लिनिकल नर्व डैमेज होगी, ठीक है। 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं इसमें PMDC स्टेप 1 में। देखिए, पहले तो आप लोग मुझे ये बताएं कि व्हाट इज मेंट बाय फ्रैक्चर। फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है? इफ समवन आस्क यू डिफाइन फ्रैक्चर, व्हाट विल बी द डेफिनेशन? Okay, when the bone become broken, it is called fracture. Another types नहीं, definition of fracture. Open fracture, closed fracture, compound fracture, comminuted fracture, वो पूरे टाइप्स हैं। मैं कहता हूँ what is the definition of fracture? हाँ जी बताएं कुछ ना कुछ। हाँ जी, discontinuity of the bone is called fracture. Very good. Bone is a continuous स्ट्रक्चर, ये कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर होता है। अगर उसकी कंटिन्यूटी पे कहीं पे भी ब्रेक आ जाए, डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ बोन इज नोन एज अ फ्रैक्चर इन द बोन। ये इसका क्लिनिकल डेफिनेशन है। आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों की डेफिनेशन मेडिकल सेंस में होनी चाहिए। तो यहाँ पहले के डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी इन द बोन आर break in the continuity of a bone is known as fracture। मतलब फ्रैक्चर का मतलब ये है कि अगर बोन की कंटिन्यूटी में कहीं पे भी ब्रेक आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? फ्रैक्चर कहते हैं। तो अगर जनाब बोन अंदर से कुछ यूं टूट गया कि इसका जो ब्रोकन एंड है वो स्किन से पियर्स करके बाहर आ जाए, अगर आप पेशेंट को दे के दिखाए उसकी जो कट एंड है बोन की, वो बोन स्किन से पियर्स करके ओपन इन्वायरमेंट में आ गए हैं, दैट इज कॉल्ड ओपन फ्रैक्चर्स। उसको क्या कहते हैं? ओपन फ्रैक्चर्स। कभी कभार लोग आते हैं कि भाई ये बंदा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में लगा है, ये कहीं फाइट मतलब ये कि हाइट से फॉल कर गया है और इसका ये जगह दर्द कर रहा है, और जनाब आपने एक्सरे की है और इसमें आया कि इसकी जो बोन है वो अंदर से क्या हो चुकी है? टूट गई है, फ्रैक्चर है। दिस इज कॉल्ड क्लोज फ्रैक्चर। इसको क्या कहते हैं? क्लोज फ्रैक्चर। दिस इज द MCQ क्वेश्चन। If you are working in orthopedic ward, if 2 types of fracture came to you and you have only 1 bed for admission, and there are 2 types of fracture, one is closed fracture, another is open fracture, which patient has to be admitted first? Open fracture, क्योंकि open fracture के अंदर ये बंदा एक्सपोज है इन्वायरमेंट को, इसकर इन्फेक्शन के चांसेस क्या है? वो ज़्यादा है, and that infection from the bone will reach to the blood circulation and the patient can get septicemia। पेशेंट को क्या हो सकता है? सेप्टिसीमिया। और सेप्टिसीमिया कैन डेवलप सेप्टिक शॉक, एंड सेप्टिक शॉक इज द मोस्ट वेरी डेंजरस शॉक एंड इट इज़ वेरी वेरी लीस्ट लाइकली ट्रीटेबल शॉक, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि विच पीपल इन द फ्रैक्चर हैज़ टू बी गो फॉर द हाई प्रायोरिटी फॉर एडमिशन इन हॉस्पिटल, आंसर इज ओपन फ्रैक्चर, ठीक है। इस पर हम आगे बात करेंगे। देखें यहाँ पे 2, ये कभी कभार एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चन 1 लाइन आती है लेकिन बंदा उस पर कन्फ्यूज़ हो जाता है। आप लोगों को अगर मैं ये बताऊँ ना, फॉर एग्जाम्पल एक बोनी सरफेस है, इधर देखें ये दूसरा बोनी सरफेस है इस तरह, और इसके साथ ये आपस में क्या हो चुका है? टच हो चुका है। व्हेन 2 बोन्स टच टुगेदर दिस कनेक्शन इज कंसिडर्ड एज जॉइंट। ये क्या बनाता है? जॉइंट बनाता है। अब देखें, हाँ अगर ये एक बोन है और ये एक बोन है और ये आपस में ऐसे आपस में क्या है? बिल्कुल मीट टुगेदर है, ये क्या है? जॉइंट है। अगर इस जॉइंट को ट्रोमा हो जाए और इस जॉइंट का कुछ यूं हाल हो जाए, इसका मतलब ये है कि इसका 50% कनेक्शन ख़त्म हुआ है लेकिन स्टिल 50% आपस में क्या है? कनेक्ट है। पार्शियल जॉइंट डिसलोकेशन इज कॉल्ड सबलक्सेशन। इसको क्या कहते हैं? सबलक्सेशन। ये पॉइंट MCQs में आते हैं कि अगर 50% जॉइंट
आपस में कनेक्ट है लेकिन 50% एक दूसरे से अवे हो गए, उसको क्या कहते हैं, सबलक्सेशन। लेकिन अगर इस जॉइंट को ऐसा ब्लंट ट्रोमा हो जाए जिसकी वजह से जो जॉइंट की बोनी सरफेसेस है वो टोटली एक दूसरे से क्या हो जाए, अवे हो जाए, उसको हम जॉइंट डिसलोकेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जॉइंट डिसलोकेशन। तो डिसलोकेशन में दोनों बोन्स का आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन नहीं रहता, वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर 50-50 स्टिल कनेक्शन है तो उसको क्या कहते हैं, सबलक्सेशन। तो सबलक्सेशन का डेफिनेशन क्या है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ पार्शियल डिसलोकेशन। ये क्या है, पार्शियल डिसलोकेशन है। तो फ्रैक्चर, सबलक्सेशन एंड डिसलोकेशन, दीज आर द 3 वर्ड्स टू क्लियर फर्स्ट। ठीक है जी। पेरियोस्टियम इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बोन, और जब बोन की फ्रैक्चर हो जाए पेरियोस्टियम हैज टू बी टर्न, वो टियर हो जाता है। उसने तो जाने ही जाने, जब बोन कट जाए तो पेरियोस्टियम भी कट जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर सिर्फ पेरियोस्टियल लेयर खराब है लेकिन बोन की कंटिन्यूटी स्टिल इंटैक्ट, इसको पेरियोस्टियल इंजरी कहते हैं। और इसके अंदर फिर नर्व की वजह से देयर इज बोनी पेन, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है, ठीक है। वो तो माइनर ट्रोमा या किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है, ओस्टियोमाइलाइटिस उसकी वजह से होता है, ठीक है। अब आते हैं हम बोन्स की मल्टीपल साइड अपर लिम्ब पढ़ते हैं। अपर लिम्ब के अंदर जो मेन बोन है दैट इज कॉल्ड ह्यूमरस, इसको क्या कहते हैं, ह्यूमरस कहते हैं। इधर देखें, ह्यूमरस को हमने इस तरह की डायग्राम में थोड़ा बहुत पढ़ा भी है प्रीवियस लेक्चर में कि ह्यूमरस का जनाब हेड होता है, हेड ऑफ द ह्यूमरस, इसके बाद नेक ऑफ द ह्यूमरस, फिर इसका शेफ्ट होता है। मेन बॉडी ऑफ द बोन इज कॉल्ड शेफ्ट, इसको हम शेफ्ट कहते हैं। और ये ह्यूमरस जहाँ पे एल्बो जॉइंट के साथ एंड होता है, आप लोग अपने हाथ पे यहाँ पे पाल्पेट करते हैं, यहाँ पे इस तरह बोनी ट्यूबरकल्स है, इस तरह ये बोनी पॉइंटेड एरियाज है, दीज आर कॉल्ड एपिकोंडाइल्स। इसको क्या कहते हैं, एपिकोंडाइल्स। अगर मैं अपने हाथ को ऐसा करूँ, एनीथिंग दैट इज टुवर्ड द बॉडी दैट इज कॉल्ड मीडियल, और हर वो चीज़ जो बॉडी से अवे है दैट इज कॉल्ड लेटरल। तो इस एपिकोंडाइल का नाम क्या है, मीडियल एपिकोंडाइल, और इसका नाम क्या है, लेटरल एपिकोंडाइल, ठीक है। The epicondyle which is toward the body that is medial epicondyle, and the epicondyle which is away from the body is lateral epicondyle। तो यहाँ पे इस तरह एक पॉइंटेड एरिया है और यहाँ पे इस तरह एक पॉइंटेड एरिया है, एक लेटरल एपिकोंडाइल बनाता है और एक को मीडियल एपिकोंडाइल। यहाँ पे देखें, दिस इज कॉल्ड नेक ऑफ द ह्यूमरस, इसको हम क्या कहते हैं, नेक ऑफ ह्यूमरस। इस पर मजीद आगे बात करूँगा विद द सब्सिक्वेंट क्लासेस। दो तरह की नेक है, वन इज एनाटोमिकल नेक, अनदर इज सर्जिकल नेक। मतलब ये है कि सर्जिकल नेक और एनाटोमिकल नेक, इसमें यही सिर्फ आप लोगों ने याद रखना है कि द मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड दैट नेक, ये देखें वो पार्ट नेक का जो इस हेड के साथ है वो सर्जिकल नेक कहलाता है, और जो बॉडी की तरफ है वो एनाटोमिकल नेक कहलाता है। लेकिन आप लोगों ने सिर्फ ये याद रखना है कि दिस इज कॉल्ड हेड ऑफ द ह्यूमरस, एंड ह्यूमरस इज connected with the neck along with the shaft of humerus। ये कौन सा पार्ट है, shaft of humerus। ह्यूमरस की मेन पार्ट को, बॉडी को हम क्या कहते हैं, shaft of humerus। दूसरी बात ये है, एक लेटरल एपिकोंडाइल है, लेटरल एपिकोंडाइल्स, और एक क्या है, मीडियल एपिकोंडाइल है। अब इधर देखिए, मीडियल एपिकोंडाइल। अब पेपर में आप लोगों को जो क्वेश्चन आएगा ना, देखिए एग्जाम पास करना मैंने आप लोगों को बताया आर्ट है, एग्जाम में आप लोगों को वो चीज़ें आनी चाहिए जो कॉमनली क्वेश्चन होते हैं। दीज आर एपिकोंडाइल। एनाटमी आप लोग तब सीखोगे आप अपने बॉडी के ऊपर अप्लाई करें। यहाँ पे हेड ऑफ द ह्यूमरस है, हेड के बाद नेक ऑफ द ह्यूमरस है, फिर ये पूरा क्या है, शेफ्ट ऑफ द ह्यूमरस है, फिर ये कोंडाइल्स है, एक मीडियल एपिकोंडाइल है और एक लेटरल। इस एरिया को देखिए, ये कोंडाइल से ऊपर है कि नीचे, ऊपर। शेफ्ट ये पूरा है ना, अगर मैं इस एरिया की बात करूँ, ये वाला, ये थोड़ा सा इन दोनों कोंडाइल के क्या है, ऊपर है। दिस पार्ट ऑफ द ह्यूमरस विच इज अ लिटिल बिट अप टू द एपिकोंडाइल, दिस एरिया इज कॉल्ड सुप्राकोंडाइलर पार्ट ऑफ द ह्यूमरस। इसको क्या कहते हैं, सुप्राकोंडाइलर पार्ट। सुप्रा मीन एबव, कोंडाइलर मीन कोंडाइल्स, के इस कोंडाइल्स के थोड़ा सा ऊपर पार्ट को क्या कहते हैं, सुप्राकोंडाइलर पार्ट। एंड दिस सुप्राकोंडाइलर पार्ट इज द लोअर पार्ट ऑफ शेफ्ट ऑफ द ह्यूमरस। ये शेफ्ट ऑफ द ह्यूमरस का इनडायरेक्टली क्या है, लोअर पार्ट है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखें, ह्यूमरस फ्रैक्चर, हम कहते हैं ना अस्पताल में कि भाई इस बंदे की ह्यूमरस क्या है, वो फ्रैक्चर है।
तो ह्यूमरस फ्रैक्चर को फिर आइडेंटिफाइड करना कि कहाँ पे फ्रैक्चर है, वी हैव टू गो फॉर एक्सरे। एक्सरे फाइंडिंग में हम देखते हैं कि इसकी कंटिन्यूटी कहाँ पे ब्रेक है। तो ह्यूमरस फ्रैक्चर मोस्ट कॉमनली कहाँ पे हो सकती है, नेक में हो सकती है। ह्यूमरस फ्रैक्चर इज मोस्ट कॉमनली सीन इन दी शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस। ह्यूमरस फ्रैक्चर इज मोस्ट कॉमनली सीन इन supracondylar part. Humerus fracture may be seen in lateral epicondyle or it may be seen in medial epicondyle. तो इधर देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा ह्यूमरस है, तो इसका फ्रैक्चर एक ही नहीं कई साइड्स पे हो सकती है। इसलिए हेडिंग का नाम क्या है, ह्यूमरस फ्रैक्चर एट मल्टीपल साइड्स। इसका मतलब ये है कि ह्यूमरस फ्रैक्चर इज नॉट फिक्स्ड टू वन साइड, इट इज फिक्स्ड टू मल्टीपल साइड्स। तो यहाँ पे आप लोग MCQs देखें कि ह्यूमरस नेक फ्रैक्चर अगर हो जाए व्हाट विल हैपन एंड हाउ द पेशेंट विल प्रेजेंट। तो यहाँ पे लेके नेक ऑफ ह्यूमरस फ्रैक्चर या नेक फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, नेक फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। आप लोग प्रीवियस 5 साल के PMDC पेपर उठाएंगे, इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं हर साल में, ठीक है। आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि पेशेंट ब्रॉट टू यू इन द इमरजेंसी एंड एक्सरे वाज डन and fracture was noted at the neck part of the humerus, which one of the following nerve should be damaged most likely? Answer is axillary nerve। ये कौन सी नर्व है, एक्सिलरी नर्व। एक्सिलरी नर्व passes through the neck of the humerus। एक्सिलरी नर्व इस नेक से पास होकर एक्सिला में आती है। इसलिए कहते हैं कि जिस लोगों में ह्यूमरस की फ्रैक्चर किस लेवल पे हो जाए, नेक लेवल पे, इसमें मोस्ट लाइकली जो नर्व डैमेज होगी वो कौन सी है, एक्सिलरी नर्व। तो यहाँ पे नीचे लेके नर्व डैमेज, यही क्वेश्चन है नर्व डैमेज। नर्व डैमेज में आप लोग लेके सामने एक्सिलरी नर्व, एक्सिलरी नर्व, ओके। एक्सिलरी नर्व इज अराइजेस फ्रॉम पोस्टीरियर कार्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। ये कहाँ से आती है, पोस्टीरियर कार्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। ब्रेकियल प्लेक्सस हमने पढ़ा है, तो देखिए ये बार बार रिपीटिशन आप लोग को इंशाल्लाह चीज़ें क्लियर कराती रहेगी। तो जब भी एक्सिलरी नर्व की बात आएगी, ये तो हमने भी डिटेल से पढ़नी है कि ये कहाँ से गुजरेगी, किस किस एरिया को सप्लाई करेगी। लेकिन एक्सिलरी नर्व की ओरिजिन हमें पता है, ये कहाँ से आती है, पोस्टीरियर कार्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। और अगर एक्सिलरी नर्व डैमेज हो जाए तो नीचे लेके लॉस ऑफ एबडक्शन, कि भाई इस बंदे को जनाब एबडक्शन। अब देख आप लोग को आसान बनाऊंगा, पढ़ाने के बाद अगर आप लोग को ये कंसेप्ट समझ आ जाए कि मुझे पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, फिर आप लोग कभी फेल हो नहीं सकते। किताब पढ़ना और किताब पढ़कर समझना, इसमें फ़र्क है, समझ आ गई ना। अगर आप लोग किताब पढ़ेंगे लेकिन ये नहीं पता चला कि इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्या है, फिर भी पास नहीं होंगे। कभी कभार एग्जाम में इंसान को ये भी फील होता है कि यार ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी लेकिन अभी कन्फ्यूज़ हो कि इसका आंसर ए है कि बी है, क्योंकि वो बंदा उसको असेंबल नहीं करता। तो क्वेश्चन ये है, पढ़ना भी है, पढ़ने के बाद उसको असेंबल भी करना है, ताकि आप लोगों को फिर ये भी पता हो कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो लॉस ऑफ एबडक्शन हमें तब मिलेगी, एबडक्शन इज द मूवमेंट विच वी टेक द हैंड अवे फ्रॉम द बॉडी, इसको एबडक्शन कहते हैं। जब एक्सिलरी नर्व डैमेज होती है तो फिर वो बंदा अपने हैंड को एबडक्ट नहीं करेगा। द रीज़न इज कि एबडक्शन में कौन सा मसल काम करता है, डेल्टाइड मसल, एंड डेल्टाइड मसल इज सप्लाइड बाय विच नर्व, एक्सिलरी नर्व। तो यहाँ पे लेके एट्रोफी ऑफ डेल्टाइड मसल, वही कंसेप्ट है, एट्रोफी ऑफ डेल्टाइड मसल। तो अगर डेल्टाइड मसल की एट्रोफी हो जाए, डेल्टाइड मसल जिंदगी भर 2 चीज़ों के लिए याद रखें, फ्लैप के लेवल पे भी, कि द मसल विच इज़ यूज फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दैट इज नोन एज द डेल्टाइड मसल, एंड डेल्टाइड मसल एट्रोफी विल बी सीन इफ देयर इज डैमेज टू विच नर्व, एक्सिलरी नर्व। क्लियर है, ये 2 क्वेश्चन याद रखें। एक्सिलरी नर्व और कहाँ पे डैमेज हो सकती है, बस एक तो नेक फ्रैक्चर मैंने भी पढ़ा, इससे पहले मैंने क्या पढ़ा था, एक्सिलरी नर्व विल बी डैमेज इफ देयर इज जॉइंट डिसलोकेशन इन द इंफीरियर डायरेक्शन। तो ये 2 एरिया याद रखिए। अगर किसी की शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन हो गई तो कौन सी नर्व जाएगी, एक्सिलरी नर्व। और अगर ह्यूमरस फ्रैक्चर हो गई नेक लेवल पर तो कौन सी नर्व जाएगी, अगेन एक्सिलरी नर्व। ये 2 चीज़ें अगर आप लोगों ने याद किया, किसी भी आंसर में आप लोगों को मसला नहीं होगा। और एक्सिलरी नर्व अगर डैमेज हो जाए, डेल्टाइड मसल एट्रोफी होगी, और जिसकी वजह से फिर बंदा हैंड को एबडक्ट नहीं करेगा। क्लियर है, तो ये पॉइंट याद रख लेना है। फिर आते हैं जनाब, अगर यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाए, दिस एरिया इज कॉल्ड शेफ्ट ऑफ द ह्यूमरस फ्रैक्चर। बॉडी जो मेन बॉडी है, कहते हैं कि अगर फ्रैक्चर ह्यूमरस को हो जाए
एट द शेफ्ट एरिया, तो इसके नीचे लेके नर्व टू बी डैमेज, कौन सी नर्व जो है ना वो डैमेज होगी, ठीक है। तो आंसर इज रेडियल नर्व। वो कौन सी नर्व डैमेज होगी? रेडियल नर्व। तो रेडियल नर्व इज द मोस्ट लाइकली नर्व विच इज डैमेज इफ देयर इज फ्रैक्चर टू द शेफ्ट ऑफ द ह्यूमरस। यहाँ पे आप लोग लेके रेडियल नर्व। लेकिन अगर शेफ्ट को फ्रैक्चर हो गई बैक साइड से, पोस्टीरियर साइड से, क्योंकि रेडियल नर्व इज रन थ्रू द बैक ऑफ ह्यूमरस, और ह्यूमरस की पोस्टीरियरली अगर शेफ्ट को फ्रैक्चर हो गई तो मोस्ट लाइकली नर्व टू बी डैमेज इज अ रेडियल नर्व, ठीक है। मसूद आप आ जाए। अब यहाँ पे इसमें एक दो चीज़ें आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ ताकि जो ऑनलाइन वाले हैं उसको भी समझ आ जाए और आपको भी। देखें, हमने ये एरिया जो है ना डिस्कस करना है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड शोल्डर ज्वाइंट, ठीक है। फिर इसको हम कहते हैं एल्बो, ठीक है। एल्बो ज्वाइंट ये क्या है? रेस्ट ज्वाइंट है, और फिर ये हैंड है। इस शोल्डर से लेके इस एल्बो ज्वाइंट तक ये जितना भी एरिया है इसको हम कहते हैं ब्रेकियम। इसको क्या कहते हैं? ब्रेकियम। और इस एल्बो ज्वाइंट से लेके रिस्ट तक ये क्या है? एंटी ब्रेकियम। और फिर ये हैंड है जिसको मेनम कहते हैं। तो अपर लिम्ब को हम 3 हिस्सों में डिस्कस करते हैं, 1, 2 एंड 3। अब इधर देखें, इस एरिया में हम अब पढ़ते हैं जनाब इस ह्यूमरस की फ्रैक्चर्स को, ठीक है। ये वाला जो कोंडाइल है ना, ये दैट इज कॉल्ड मीडियल एपिकोंडाइल। ये कौन सा है? मीडियल। और इस साइड का जो ये वाला है दैट इज कॉल्ड लेटरल एपिकोंडाइल। और ये वाला एरिया जो है दैट इज कॉल्ड सुप्राकोंडाइलर पार्ट। इसको क्या कहते हैं? सुप्राकोंडाइलर। और इस एरिया को हम कहते हैं शेफ्ट, इस पूरा को शेफ्ट कहते हैं। और यहाँ पे नेक ऑफ द ह्यूमरस आता है, ठीक है। तो आप लोग जब एनाटॉमी पढ़ेंगे इस तरह अपने आप पे अप्लाई करें, ठीक है ना। अगर यहाँ पे ह्यूमरस की फ्रैक्चर हो गई, एक्सिलरी नर्व, इट इज़ नियर टू द एक्सिला, एक्सिलरी नर्व डैमेज होगी। और भाई देखिए ये डेल्टाइड मसल है, ये कौन सा है? डेल्टाइड। अगर इसको मैं खींचता हूँ तो इसका हाथ अवे लेके जाएगा, मैं इस तरह या टूवर्ड अवे। इसका मतलब कि डेल्टाइड मसल एक्शन से बॉडी की एबडक्शन होती है। तो अगर डेल्टाइड मसल चला गया देयर विल बी लॉस ऑफ एबडक्शन, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट ये है कि अगर इस हाथ पे ये इंटीरियर कंपार्टमेंट है और ये क्या है? पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है। अगर मैं इस हाथ को इस तरह खींचता हूँ तो इसका हाथ ऊपर आएगा कि नीचे जाएगा? इसलिए कहते हैं कि द फ्रंट ऑफ द हैंड इज कॉल्ड फ्लेक्सर कंपार्टमेंट। इसको क्या कहते हैं? फ्लेक्सर कंपार्टमेंट। और इसको हम क्या कहते हैं? एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। तो हैंड की फ्रंट पे फ्लेक्सर मसल होते हैं और इसकी बैक पे एक्सटेंसर मसल होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इस हैंड की जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है यहाँ पे हमारे पास जनाब एक नर्व जाती है इस तरह, दैट इज नोन एज रेडियल नर्व, लेकिन ये पीछे साइड की तरफ जाती है। तो रेडियल नर्व इज प्रेजेंट बिहाइंड द ह्यूमरस ऑन द बैक साइड, यहाँ पे जा रही होती है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर ह्यूमरस की शाफ्ट को फ्रैक्चर हो जाए बैक साइड से तो उसमें मोस्ट लाइकली नर्व कौन सी डैमेज होगी? रेडियल नर्व। और रेडियल नर्व एक्सटेंसर पार्ट पे जा रही है या फ्लेक्सर पे? एक्सटेंसर पे। और ये रेडियल नर्व देखें, ये रेडियल नर्व अपर लिम्ब के आर्म से भी होके जाती है और फिर फोर आर्म में भी जाती है और रिस्ट तक जाती है। रेडियल नर्व इज द ओनली नर्व which is arises from the brachial plexus and it is continuous along the extensor compartment and never ever give a branch। इसका मतलब यह है कि रेडियल नर्व ब्रांच ऑफ नहीं देती जब तक वो कहाँ पे ना पहुँचे? रेस्ट तक ना पहुँच सके। यहाँ पे जितने भी नर्व है वो ब्रांचेस देगी, लेकिन रेडियल नर्व सबसे ज़्यादा कोर्स में अनब्रांच की शक्ल में जाती है। और रेडियल नर्व एक्सटेंसर पार्ट पे जाएगी कि फ्लेक्सर पे? एक्सटेंसर पे। इसको मैं कहता हूँ कि भाई अपने हाथ को ऐसा करे, इस तरह करे। ये एक्सटेंशन है कि फ्लेक्शन है? एक्सटेंशन। और ये क्या है? फ्लेक्शन है। तो इस अगर मैं यहाँ पे ये खींचूं तो इसका हाथ ऊपर आएगा। अगर ये एक्सटेंशन कर सकता है रेस्ट की तो ये किस नर्व की वजह से है? रेडियल नर्व। और अगर ये एक्सटेंशन ना करे तो इसकी रेस्ट क्या हो जाएगा? ड्रॉप। ये फ्लेक्स हो जाएगा। फ्लेक्शन ऑफ द रेस्ट अनएबल टू एक्सटेंड इज कॉल्ड रेस्ट ड्रॉप। इसको क्या कहते हैं? रेस्ट ड्रॉप। So rest drop will be the most commonly clinical presentation in a patient when damage occurring to which nerve? Radial nerve। और radial nerve damage का एक साइड ये है कि अगर ह्यूमरस की फ्रैक्चर कहाँ पे हो जाए? शाफ्ट में हो जाए। थैंक यू, ठीक है। तो शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस फ्रैक्चर इफ इट इज सीन ऑन द बैक साइड इट विल लीड टू रेडियल नर्व डैमेज। और रेडियल नर्व डैमेज की वजह से एक्सटेंशन जितने भी है मसल की वो फिर नहीं होगी। तो द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन विल बी रेस्ट ड्रॉप। इसमें क्या होगा? रेस्ट ड्रॉप। रेडियल नर्व को तो मैं डिस्कस करूंगा डिटेल से
कि इसमें रेस्ट ड्रॉप किस तरह होती है, सेंसेशन कहाँ की लॉस होगी। लेकिन इस क्लास से इतना याद रखें कि रेस्ट ड्रॉप इज अ कंडीशन in which the wrist become flex, unable to extend when there is damage to which nerve? Answer is radial nerve. और ह्यूमरस फ्रैक्चर के अंदर रेडियल नर्व डैमेज के चांसेस तब होते हैं when the fracture occur at the shaft of the humerus. क्लियर है? तो ये पॉइंट याद रखें। नेक्स्ट आते हैं जनाब सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर। सुप्रा, फिर मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, फिर कौन सी है, क्योंकि फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में कौन सी नर्व आती है, मस्कुलोक्यूटेनियस। तो फ्रंट ऑफ शाफ्ट इज मस्कुलोक्यूटेनियस, बैक ऑफ द शाफ्ट इज रेडियल नर्व। ठीक है, वो आता हूँ। सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर लेके ये जो कॉमनली टेस्टेड क्वेश्चन है वही बता रहा हूँ। ठीक है, सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर, फिर आ जाइए आप, शाबाश। सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर इधर देखे, हाँ हम जब डिस्कस करते हैं ना एनाटॉमी में, देखे दिस एरिया इज कॉल्ड आर्म, दिस एरिया इज कॉल्ड फोर आर्म, जिसको हम ब्रेकियम एंड एंटी ब्रेकियम कहते हैं। ये कौन सा कोंडाइल है, मीडियल एपिकोंडाइल। ये कौन सा है, लेटरल एपिकोंडाइल। इस मीडियल एपिकोंडाइल के सामने ये जो बोन है ना, ये अल्ना है। ये कौन सा है, अल्ना। और ये कौन सा है, रेडियस है। तो अगर मीडियल एपिकोंडाइल से कोई नर्व आएगी तो वो कहाँ पे जाएगी, अल्ना बोन में, तो उसको अल्नर नर्व कहते हैं। और इसको रेडियल नर्व बीक साइड पे जाएगी। इसके दरमियान अगर मैं यहाँ पे एक नर्व पुट करूँ ना, दैट विल बी मीडियन नर्व। वो क्या है, मीडियन नर्व। लेकिन एमसीक्यूज ये है, अगर ये बैक साइड पे जाए, लेटरल एपिकोंडाइल, रेडियल नर्व, मीडियल एपिकोंडाइल, अल्नार नर्व, इसके दरमियान ये कौन सा है, मीडियन नर्व। तो इस दो कोंडाइल के ऊपर मिड में ये कौन सा पार्ट है, सुप्राकोंडाइलर पार्ट। और सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर के अंदर जो नर्व जाएगी दैट विल बी मीडियन नर्व। वो कौन सी है, वो मीडियन नर्व है जो मिडल में आती है। अब इसका हाथ अगर हम देखें, दैट इज कॉल्ड फ्रंट ऑफ द हैंड, दैट इज कॉल्ड बैक ऑफ द हैंड। इसको पाम ऑफ द हैंड कहते हैं, उसको डोर्सल पार्ट ऑफ द हैंड कहते हैं। अब इधर देखें, दिस एरिया दिस इज कॉल्ड तेनार मसल। इसको क्या कहते हैं, तेनार मसल। इसको कहते हैं हाइपोतेनार मसल। ये हाइपोतेनार है और ये क्या है, ये तेनार है। अब इधर देखें, ये टी का मतलब है, टी स्टैंड फॉर तेनार मसल, और दिस एच टी स्टैंड फॉर हाइपोतेनार मसल। क्वेश्चन ये है कि अगर हम तेनार मसल को सप्लाई दे और इसके साथ साथ थंब को भी सप्लाई दे, थंब के साथ साथ इंडेक्स फिंगर को भी सप्लाई दे, इसके साथ साथ मिडल फिंगर को भी दे, लेकिन इसके साथ साथ इस तरह हाफ करे इस हैंड को, इसका जो हाफ है जो नियर टू द मिडल फिंगर है वो भी सप्लाई करे, तो ये हाथ का ये वाला हिस्सा बनेगा कि नहीं। तो हम कहते हैं कि तेनार मसल plus 3 finger and half of the ring finger, this whole area of the hand is supplied by median nerve. ये कौन सा नर्व सप्लाई करेगा, मीडियन नर्व। और हाफ ऑफ द रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर और कौन सा मसल, हाइपोतेनार मसल सप्लाइड बाय अल्नार नर्व। ये किसके साथ है, अल्नर। और बैक साइड पे जितना भी हाथ है इट इज रेडियल नर्व। ये कौन सा है, रेडियल नर्व। तो अगर हमसे क्यूज इस तरह आ जाए कि एक बंदा है, वो ऊपर एक हाइट से गिर गया है, गिरने के बाद उसकी जनाब टिंगलिंग एंड नमनेस सेंसेशन हो रही है 3 फिंगर ऑफ द हैंड में, और उसकी जो तेनार मसल है वो साइज में कम पड़ चुके हैं, और उसका फ्रैक्चर हुआ है ह्यूमरस की, और उसमें हमें बताया गया है कि मीडियन नर्व डैमेज है। सो विच एरिया ऑफ द ह्यूमरस यू विल सस्पेक्ट द फ्रैक्चर, सुप्राकोंडाइलर पार्ट। इस तरह क्वेश्चन आता है। या एक पेशेंट है, उसको सुप्राकोंडाइलर पार्ट का फ्रैक्चर है और उसमें नमनेस टिंगलिंग सेंसेशन 3 फिंगर में हो रही है इन द फ्रंट ऑफ द हैंड विद तेनार मसल एट्रोफी, व्हिच नर्व इज मोस्ट लाइकली डैमेज, आंसर इज मीडियन नर्व। कौन सी नर्व, मीडियन नर्व। कभी कभार फ्रैक्चर यहाँ पे नहीं होता, कभी कभार कहते हैं कि एक टाइपिस्ट है, टाइपिंग कर रहा है, या प्रेग्नेंट फीमेल है, इस तरह हाइपोथायराइडिज्म है। ये कौन से बोन है, कार्पल बोन्स। इस कार्पल बोन्स के दरमियान इस तरह एक सुरंग है, एक टनल है, इसको हम कार्पल टनल कहते हैं। अगर उसके अंदर ये मीडियन नर्व क्या हो जाए, कंप्रेस, इसको कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। उसमें भी टिंगलिंग एंड नमनेस सेंसेशन आएगी। तो टिंगलिंग नमनेस सेंसेशन इन द फर्स्ट 3 फिंगर ऑफ द हैंड with thenar muscle atrophy, most likely the nerve is damaged median nerve. If the case is fracture of the humerus, think about which area fracture, supracondylar part. इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे इसके सामने लेके नर्व टू बी डैमेज इज, आंसर इज मीडियन नर्व। नर्व डैमेज इज मीडियन नर्व।
मैं सिर्फ इसका 2 पॉइंट लिखता हूँ, एट्रोफी ऑफ टेनार मसल एंड tingling प्लस numbness इन द फर्स्ट 3 फिंगर। डिस्कस करूंगा डिटेल से इस नर्व को, लेकिन 2 पॉइंट्स आप लोगों को आने चाहिए, ठीक है, कि किस नर्व के साथ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी। नेक ऑफ द ह्यूमरस फ्रैक्चर मोस्ट एक्टिव नर्व इज एक्सिलरी नर्व। shaft of the humerus fracture most likely nerve is radial nerve. Supracondylar fracture most likely the nerve is median nerve. ठीक है, तो ये डिफरेंट एरियाज है और डिफरेंट एरियाज पे जनाब डिफरेंट नर्व की डैमेज है। अब इधर देखें, अगर फ्रैक्चर हो जाए इस ह्यूमरस की मीडियल इपिकोंडाइलर फ्रैक्चर, मीडियल इपिकोंडाइल, इसमें आप लोग मुझे ये बताया ना, शाबाश, मीडियल इपिकोंडाइल बॉडी की तरफ है, तो किस बोन की तरफ जा रही है, अल्नार, तो विच नर्व विल बी गॉन, अल्नार नर्व। तो मीडियल एपिकोंडाइल में एंड स्लैश डी मीन नर्व डैमेजेस अल्नार नर्व। कौन सी नर्व डैमेज होगी, अल्नार नर्व, इसमें अल्नार नर्व डैमेज होगी। इसमें तेनार मसल खराब होंगे कि हाइपोतेनार, हाइपोतेनार, यहाँ पे लेके हाइपोतेनार मसल एट्रोफी, हाइपोतेनार मसल एट्रोफी और tingling numbness sensation in the little finger, किस फिंगर में, little finger प्लस what, half of the 1/2 मीन half of ring finger, क्योंकि जो रिंग फिंगर है इसकी हाफ जो है, हाफ ये मीडियन नर्व करती है और इसकी हाफ कौन करती है, अल्नर नर्व। तो विच फिंगर इन द हैंड रिसीव डुअल नर्व इनर्वेशन, आंसर इज रिंग फिंगर। अब इस तरह देखें, एक बहुत आसान कंसेप्ट, अगर ये रिंग फिंगर है, इसको अगर मैं 2 में डिवाइड करूं ऐसा, इधर देखें, इसका जो ये हाफ है ये अवे फ्रॉम द बॉडी है कि टुवर्ड अवे, और ये क्या है, इसलिए कहते हैं दिस इज कॉल्ड लेटरल हाफ ऑफ द रिंग फिंगर, और इसको क्या कहते हैं, मीडियल हाफ ऑफ द रिंग फिंगर। तो हम कहते हैं कि मीडियल हाफ ऑफ द रिंग फिंगर इज सप्लाइड बाय अल्नार नर्व, लेकिन लेटरल हाफ ऑफ द रिंग फिंगर इज इनर्वेटेड बाय मीडियन नर्व। वो किसके साथ है, मीडियन नर्व। ये मीडियन नर्व का इलाका है पूरा इस तरह, और ये किसका इलाका है, अल्नर नर्व का इलाका है। क्लियर है, ये इसका मेन पॉइंट है। और यहाँ पे आप लोग लेके, अगर जनाब फ्रैक्चर हो जाए लेटरल एपिकोंडाइल्स पे, कहाँ पे अगर फ्रैक्चर हो जाए, लेटरल एपिकोंडाइल, तो लेटरल एपिकोंडाइल के ऊपर अगर फ्रैक्चर हो जाए, विच नर्व विल बी गॉन, लेटरल एपिकोंडाइल इज टुवर्ड रेडियस, तो अगेन विच नर्व, रेडियल नर्व, और रेडियल नर्व डैमेज इज ऑलवेज लीड्स टू रेस्ट ड्रॉप। ये कहाँ पे जाती है, रेस्ट ड्रॉप पे जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि एक इस तरह कभी कभार क्वेश्चन आता है, सैटरडे नाइट पॉलिसी, ये क्वेश्चन आता है, सैटरडे नाइट पॉलिसी किसके अंदर कौन सी नर्व डैमेज होगी। सैटरडे का मतलब है कि जब वीकेंड्स होते हैं ना, वीकेंड सैटरडे नाइट, तो फिर स्टूडेंट्स जाते हैं मूवीज़ वगैरह देखते हैं, तो उसमें जनाब जब लोग इस तरह अपना टैग लगाते हैं ना मूवीज़ देखने के दौरान, तो फिर ज़्यादा जोर इस तरह आता है, तो इस तरह मतलब सोच के मूवी देखते हैं, तो किस कंडाइल के ऊपर जोर लगाते हैं, ये लेटरल एपिकोंडाइल। इस तरह तो नहीं बैठते, इस तरह मतलब इस तरह लोग बैठते हैं, तो आप लोग खुद सोचे थे किस कोंडाइल के ऊपर जोर जाता है, ये लेटरल एपिकोंडाइल। तो सैटरडे नाइट पॉलिसी इज मोस्ट लाइकली डैमेज टू रेडियल नर्व। ये भी क्वेश्चन आता है कि सैटरडे नाइट पॉलिसी, आप लोग अगर जोया बुक उठाकर देखें, 1000 मरतबा रिपीट क्वेश्चन है कि सैटरडे नाइट पॉलिसी के ऊपर द मोस्ट कॉमनली एपिकोंडाइल टू बी डैमेज इज, आंसर इज लेटरल एपिकोंडाइल। और लेटरल एपिकोंडाइल के ऊपर कौन सी नर्व डैमेज होती है, रेडियल नर्व, वो रेडियल नर्व। तो सैटरडे नाइट पॉलिसी इज नथिंग बट इट इज अ रेडियल नर्व पॉलिसी। ये कौन सी पॉलिसी है, रेडियल नर्व पॉलिसी है। क्लियर है, तो ये मोस्ट लाइकली जनाब इसको कहते हैं ह्यूमरस फ्रैक्चर एट मल्टीपल साइट विद मल्टीपल नर्व डैमेज के डिफरेंट एरियाज के ऊपर। और इस बोर्ड से ये 5 पॉइंट से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बताएं, नेक ऑफ द ह्यूमरस में कौन सी नर्व है, एक्सिलरी नर्व। शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस बैक साइड क्या है, रेडियल नर्व। सुप्राकोंडाइलर पार्ट में मीडियन नर्व, लेटरल एपिकोंडाइल रेडियल नर्व, और मीडियल एपिकोंडाइल अल्नर नर्व। ठीक है, और सैटरडे नाइट पॉलिसी अगेन रेडियल नर्व डैमेज। क्लियर है। और दूसरी बात, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली पार्ट ऑफ द ह्यूमरस टू बी डैमेज इन केस ऑफ चिल्ड्रन।
फ्रैक्चर के दौरान आंसर इज सुप्राकॉन्डाइलर पार्ट. The supracondylar part is very weak part, especially in children, and that is the most commonly cited to be fracture in children. तो बच्चों में बिफोर द एज ऑफ 15 अगर ह्यूमरस फ्रैक्चर आ जाए तो 90% ऑफ द केसेस इट इज ड्यू टू सुप्राकॉन्डाइलर पार्ट. तो फिर कौन सी नर्व डैमेज होगी? सुप्राकॉन्डाइलर पार्ट. सुप्राकॉन्डाइलर पार्ट में मीडियन नर्व. तो एमसीक्यू किस तरह आएगा? एक बच्चा है 8-10 साल का, भाई वो गिर गया है, गिरने के बाद उसकी ह्यूमरस फ्रैक्चर हुई है, तो आने वाले इन्वेस्टिगेशन में हमें कौन सी मोस्ट लाइकली नर्व डैमेज देखने को मिलेगी? मीडियन नर्व. वो इनडायरेक्टली ये पूछना चाहते हैं कि यू पीपल शुड नो द मोस्ट कॉमन टू बी फ्रैक्चर्ड इन चिल्ड्रन इन द ह्यूमरस. आंसर इज सुप्राकॉन्डाइलर पार्ट. ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है. तो ये आप लोगों ने याद रखना है और इसके क्वेश्चन इसी तरह के हिसाब से कंप्लीटली वो पूछते हैं. तो दिस इज कॉल्ड डिफरेंट मल्टीपल फ्रैक्चर एट डिफरेंट साइट ऑफ द ह्यूमरस. ठीक है. इसके बाद हम नेक्स्ट साइड की तरफ जाएंगे. ये लिख लिया, ठीक है, क्लियर है. इसमें कल क्वेश्चनिंग करूंगा फिर से, ठीक है. और आज के बाद नाइट में 10 बजे से लेकर 10:30 तक जो ग्रुप है हमने बनाए, उसमें मैं डेली बेस पे जो है ना एमसीक्यूज पूछूंगा और आप लोग उसके अंदर आंसरिंग क्या करें, ताकि आप लोगों की जो डेली लेक्चर है वो रिवाइज होता जाए. और जब आप एनाटॉमी को बार बार रिवाइज करेंगे, इंशाल्लाह एक दिन आएगा आप बहुत ईजी फील करेंगे. ठीक है. पहली पॉइंट समझना है और दूसरी केस में खुद को रिवाइज करना है. ये मेन थीम है. अब लेके जनाब ब्रेकियम. हेडिंग दे दे कि व्हाट इज मेंट बाय ब्रेकियम. हेडिंग दे दे व्हाट इज मेंट बाय ब्रेकियम. इट इज आल्सो नोन एज very good, known as arm. It is also known as arm. ठीक है. आर्म को हम ब्रेकियम कहते हैं. It extend from shoulder joint up to the elbow joint. मतलब शोल्डर से लेके एल्बो तक जो इलाका है इसको हम क्या कहते हैं? ब्रेकियम कहते हैं. लेके it extend from shoulder joint अप टू एल्बो जॉइंट. ये शोल्डर जॉइंट से लेके एल्बो जॉइंट तक होता है ब्रेकियम. इसकी जनाब 2 कंपार्टमेंट्स होती है. हाउ मेनी कंपार्टमेंट्स ऑफ द ब्रेकियम वी हैव? 2 कंपार्टमेंट. वन इज इंटीरियर कंपार्टमेंट एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट. यहाँ पे लेके कंपार्टमेंट. ब्रेकियम हैज द फॉलोइंग 2 main compartments. तो यहाँ पे आप लोग लेके क्या लिखो? पहले इंटीरियर कंपार्टमेंट. और दूसरी क्या है? पोस्टीरियर कंपार्टमेंट. एनीथिंग इन द फ्रंट इज इंटीरियर, एनीथिंग ऑन द बैक इज पोस्टीरियर. ठीक है. इंटीरियर कंपार्टमेंट और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट. ओके जी. आप लोगों को अभी कुछ देर पहले मैंने क्या बात की थी कि जो इंटीरियर कंपार्टमेंट है ना, उसमें जितने भी मसल है वो हाथ को किस में काम करने देते हैं? फ्लेक्स. इंटीरियर कंपार्टमेंट के जितने भी मसल है वो हाथ को क्या करना चाहते हैं? फ्लेक्स. और पोस्टीरियर हाथ को क्या करना चाहते हैं? एक्सटेंड. इसलिए इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द ब्रेकियम इज कॉल्ड फ्लेक्सर कंपार्टमेंट. इसका दूसरा नाम क्या है? फ्लेक्सर कंपार्टमेंट. इसको फ्लेक्सर कंपार्टमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जितने भी मसल है दे विल हेल्प इन दी फ्लेक्शन ऑफ आर्म. ये किस में काम करते हैं? फ्लेक्शन में. और इसको हम क्या कहेंगे? एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ द हैंड. क्योंकि इसमें जो मसल्स हम पढ़ेंगे दे विल हेल्प इन द एक्सटेंशन ऑफ द हैंड. ये एक्सटेंशन का काम करेंगे. पहले आप लोगों ने जो है ना अपने आप को आसान बनाया है कंसेप्ट. अब मजीद जो है ना आप लोगों ने ये देखना है कि व्हाट आर द मसल्स विच आर प्रेजेंट इन विच कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म? फ्रंट. इंटीरियरली जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है इसके अंदर टोटल कितनी मसल्स है वो हमने पढ़ना है. टोटली 3 मसल्स आर देयर. हाउ मेनी? 3 मसल्स. द फर्स्ट मसल दैट इज प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ द आर्म दैट इज कॉल्ड बाइसेप. इसको हम क्या कहते हैं? बाइसेप. यहाँ पे इस मसल का नाम लेके, इसका पूरा नाम तो है बाइसेप ब्रेकियाई. इसको क्या कहते हैं?
बाइसेप ब्रेकियाई मसल, ठीक है, नंबर 1। बाइसेप के बाद जो नेक्स्ट मसल है इस कंपार्टमेंट में, दैट इज कॉल्ड ब्रेकियलस। इसको क्या कहते हैं? ब्रेकियलस मसल, ब्रेकियलस मसल। और आखिर में जो नेक्स्ट मसल है इस कंपार्टमेंट के अंदर, दैट इज कॉल्ड कोराकोब्रेकियलस। इसका नाम क्या है? कोराकोब्रेकियलस, कोराकोब्रेकियलस। तो हाउ मेनी मसल्स आर प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ द आर्म? 3। यही 3 मसल है, बाइसेप ब्रेकियाई, नेक्स्ट इज ब्रेकियलस मसल, अनदर इज कोराकोब्रेकियलस मसल, ठीक है। ये 3 मसल्स हैं और आप लोगों को आना चाहिए कि दीज 3 मसल्स आर रिमेंबर बाय अ निमोनिक। वी हैव अ न्यूज़ चैनल BBC। कौन सा न्यूज़ चैनल है? BBC न्यूज़। तो BBC आप लोग याद रखें कि BBC, B स्टैंड फॉर बाइसेप ब्रेकियाई, नेक्स्ट B स्टैंड फॉर ब्रेकियलस मसल, और आखिर C का मतलब क्या है? कोराकोब्रेकियलस मसल। ये 3 मसल है जो आम के कहाँ पे पाए जाते हैं? फ्रंट पे। इसलिए कहते हैं कि इन तीनों का एक ही एक्शन है, दे हेल्प इन दी फ्लेक्शन। ये सारे के सारे किस में काम करते हैं? फ्लेक्शन में। अगर हम चाहते हैं मसल्स टू बी ऑन द बैक ऑफ द आर्म, कि बैक पे मसल कौन कौन से है आर्म के, ठीक है, वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन मसल ऑन द बैक ऑफ द आर्म, दैट इज कॉल्ड ट्राइसेप। इसको हम क्या कहते हैं? ट्राइसेप। बाइसेप ब्रेकियाई इज प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ द आर्म, बट ट्राइसेप इज प्रेजेंट इन द बैक ऑफ द आर्म। यहाँ पे नेक्स्ट मसल आप लोग लेके, दैट इज कॉल्ड ट्राइसेप। इसको हम कहते हैं ट्राइसेप। एक छोटा सा मसल है, लोग उसको नहीं पढ़ते, लेकिन बुक में लिखा है दैट इज प्रेजेंट ऑन द बैक ऑफ द आर्म along with tricep, that is called एनकोनियस मसल। इसका नाम क्या है? एनकोनियस मसल। लेकिन नट क्लिनिकली इंपॉर्टेंट मसल। अगर ये मसल खराब हो भी जाए, वी हैव नट दैट मच इफेक्ट इफ देयर इज डैमेज टू ट्राइसेप मसल। तो मेन मसल जो बैक ऑफ द आर्म के ऊपर हमें काम देता है वो मेन कौन सा है? ट्राइसेप है। लेकिन इसके साथ छोटा सा मसल है जो एक्सेसरी मसल है, हेल्पर मसल है, दैट इज कॉल्ड एनकोनियस मसल। इसको हम एनकोनियस मसल कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। इस बैक ऑफ द मसल, ये तीनों तो आप लोगों को आने चाहिए एग्जाम में। ये आंसर एक क्वेश्चन आ जाता है, बाइसेप, ब्रेकियलस एंड कोराकोब्रेकियलस, और ओनली वन मसल ऑन द बैक ऑफ द हैंड इज ट्राइसेप, सॉरी आर्म। और आप लोगों ने हैंड नहीं कहना, हैंड तो ये है कि आर्म की बात कर रहे हैं, और इसके साथ छोटा मसल क्या है? एनकोनियस। यहाँ पे जहन बना ले, नर्व इनर्वेशन। इसका मतलब ये है कि वो कौन सी नर्व है, वो कौन सी नर्व है जो मसल्स को सप्लाई करे, विच इज प्रेजेंट इन दी फ्रंट ऑफ द हेड। इंटीरियर कंपार्टमेंट में जितने भी मसल है, हाउ मेनी मसल्स आर देयर? 3। इन तीनों को नर्व सप्लाई करने वाला आंसर इज मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। वो कौन सी नर्व है? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। तो ये मसल हमने ब्रेकियल प्लेक्सस में पढ़ी है ना। मस्कुलोक्यूटेनियस इज अ नर्व विच इज अराइजेस फ्रॉम दी लेटरल कार्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। ये कहाँ से आती है? लेटरल कार्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। हमने ब्रेकियल प्लेक्सस को डिस्कस किया था, इसमें कितनी कार्ड बनती है? 3। वन वाज लेटरल कार्ड, अनदर इज पोस्टीरियर कार्ड। आप लोग जो है ना पढ़ चुके हैं ना। और आखिर में क्या है? मीडियल कार्ड। दीज 3 आर द कार्ड। इस पे हम 1 घंटा लेक्चर ले चुके हैं कि ये तीनों कार्ड थे जो ब्रेकियल प्लेक्सस में होते हैं। आप लोगों को मैं आज के क्लास से यही बताना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने एग्जाम में अच्छा करना है, एटलीस्ट ये याद रखें, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इज द नर्व दैट इज अराइजेस फ्रॉम विच कार्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस? लेटरल कार्ड। इसमें लेके मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, ये आप लोग की रिवीजन है। यहाँ से सिर्फ 2 याद रखें, एक्सिलरी नर्व यहाँ से आएगी, एक्सिलरी नर्व, और नेक्स्ट जनाब कौन सी नर्व आएगी? रेडियल नर्व। वेरी गुड, रेडियल नर्व। और यहाँ से एक ही नर्व याद रखें, दैट इज कॉल्ड अल्नर नर्व। एक्सीलेंट। दीज आर द रिलेवेंट क्लिनिकल नर्व विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम। तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व is a nerve arises from the lateral cord of the brachial plexus. It will enter to the arm. It will innervate all muscle in the arm on the front side, interior compartment. जी, अर्ब पॉलिसी तो क्या है? अर्ब पॉलिसी इज द पॉइंट अपर ट्रंक इंजरी। वो ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी है, और ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी मतलब वो तो C5 C6 का रूट है।
लेकिन जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है इसमें C5, C6 और C7 से भी थोड़ी बहुत इनर्वेशन होती है। तो ये कार्ड का बता रहा हूँ, और जो अब पाल्स है वो ट्रंक का मसला है, ठीक है, क्योंकि उसके ट्रंक के बाद तो डिवीजन भी आई है ना, और डिवीजन इंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक विद इंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडल ट्रंक से क्या बनती है, लेटरल कार्ड, और इससे हमें फिर ये नर्व बनती है। तो ये मिक्सचर है, और वो इंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडल ट्रंक ये किस रूट C7, तो अपर पाल्सी जो अर्ब पाल्सी है उसमें कौन से रूट थे, C5, C6, लेकिन इस नर्व की जो रूट है वो क्या है, C5, C6 एंड C7 है। क्लियर है, वो अलग है। तो ये तो क्वेश्चन आप लोगों ने याद रखना है। इन तीनों का एक्शन याद रखें, एक्शन मोटर एक्शन इन तीनों का क्या है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, फ्लेक्शन। ये तीनों के तीन मसल ये किस में काम करेंगे, फ्लेक्शन ऑफ द हैंड में। अब आते हैं जनाब नर्व इनर्वेशन टू ट्राइसेप एंड इंकोनियस। ये बैक साइड के मसल है या फ्रंट के, ये बैक साइड के मसल है। बैक साइड के जो मसल है ना आर्म के, इसको सप्लाई करने वाली नर्व आंसर इज रेडियल नर्व। वो कौन सी है, रेडियल नर्व। तो यहाँ पे आप लोग लेके आंसर इज रेडियल नर्व, ये रेडियल नर्व। और रेडियल नर्व इज अराइजेस फ्रॉम विच कार्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, आंसर इज पोस्टीरियर कार्ड, ठीक है, ये पोस्टीरियर कार्ड है। और याद रखें इसका एक्शन क्या है, एक्सटेंशन और फ्लेक्शन। ये सारे के सारे ये एक्सटेंशन में काम करते हैं, दिस कॉल्ड एक्सटेंशन। क्लियर है। तो पहले तो आप लोग जहन में ये बैठा ले क्लिनिकली जो इम्पोर्टेंट है कि भाई आर्म के फ्रंट पे क्या है और आर्म की बैक पे क्या है। फ्रंट पे मसल कौन कौन से है, इसको कौन कौन सी नर्व सप्लाई करेगी, ठीक है। तो आप लोग को पहले, अब आप लोग को बहुत आसान बनाता हूँ। अगर मैं हाथ को इस तरफ फ्लेक्स कर सकता हूँ तो ये किस नर्व की वजह से, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। अगर MCQ दिया जाए कि एक बंदा है वो अपनी लेफ्ट हैंड साइड की जो फिंगर है वो लेफ्ट शोल्डर के साथ टच नहीं कर सकती, तो इसका मतलब इसका फ्लेक्शन नहीं हो पा रहा है कि एक्सटेंशन, फ्लेक्शन। तो इफ समवन कैन नॉट टच हिज फिंगर टू द लेफ्ट शोल्डर व्हिच नर्व विल बी डैमेज, मस्कुलोक्यूटेनियस। और अगर एक बंदे की हाथ फ्लेक्स है बस ऐसा ही ऐसा है, एक्सटेंड नहीं कर पा रहा, कौन सी नर्व डैमेज होगी, रेडियल नर्व। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन इस तरह आते हैं। आ जाए मसूद। अब क्वेश्चन इसमें जो मेन पॉइंट है ना वो यही बता रहा हूँ, इधर देखें। हम ब्रेकियम स्टार्ट तो कर चुके हैं, मतलब आर्म को स्टार्ट कर चुके हैं। दिस इज कॉल्ड शोल्डर ज्वाइंट, दिस इज कॉल्ड एल्बो ज्वाइंट। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा इलाका इसको क्या कहते हैं, ब्रेकियम या आर्म कहते हैं। इसका ये फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है और इसका ये एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है। इसमें न लेटरल कॉन्सेप्ट है न मीडियल, जस्ट दो कंपार्टमेंट है, फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर। यहाँ पे जनाब तीन मसल है, बी और बी और यहाँ पे सी, इस तरह BBC। यहाँ पे एक मसल है बाइसेप ब्रेकियाई, फिर है ब्रेकियलस मसल और एक क्या है, हाँ जी, कोराको ब्रेकियलस मसल। ये तीनों मसल्स, इन तीनों मसल को सप्लाई करने के लिए हमें कौन सी नर्व चाहिए, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। इस साइड पे अगर हम आ जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे जस्ट ट्राइसेप मसल मेन है और इनकोनियस एक छोटा सा मसल है। इन दोनों को सप्लाई करने के लिए कौन सा है, रेडियल नर्व है। क्लियर है। यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी ये बैक साइड है, खा वो आर्म हो या फोर आर्म हो, दोनों के अंदर जो नर्व है वो क्या है, वो रेडियल नर्व है। सो रेडियल नर्व आर सप्लाइड द ऑल एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द अपर लिम्ब, ठीक है, वो सारा करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखे ये जनाब BBC, ये मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, इसका काम है फ्लेक्शन, इसका काम क्या है, फ्लेक्शन है। लेकिन इधर देखे, हाँ थोड़ा सा इधर पे मैं इस तरह का एक, ये अगर एक मसल है, ये मसल थिकनेस है, दिस मसल इज कॉल्ड ब्रेकियलस मसल। मैंने बाइसेप को हटाया तो ये कौन सा मसल है, ब्रेकियलस। इस ब्रेकियलस का जो 95% बल्क है, मतलब ब्रेकियलस का 95% पार्ट ये कौन सप्लाई करता है, मस्कुलोक्यूटेनियस। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि दिस इज द ओनली मसल इन द आर्म इन द फ्रंट which receive a very little innervation from the back side of the arm also। इसका मतलब ये है कि ये तीनों के तीनों मसल ये कौन सप्लाई करते हैं, मस्कुलोक्यूटेनियस। लेकिन इसमें बाइसेप और कोराको ब्रेकियलस ये प्योरली कौन सप्लाई करता है, मस्कुलोक्यूटेनियस। लेकिन ब्रेकियलस मसल का 95% भी कौन सप्लाई करता है, मस्कुलो। लेकिन उसका 5% हिस्सा कौन सप्लाई करता है, रेडियल नर्व। तो ये MCQs हर साल आता है, which muscle in the upper arm receive double nerve supply, answer is brachialis muscle which is musculocutaneous mainly and radial nerve partly। ये MCQs आता है, समझ आ गई क्या नहीं।
तो इसके नीचे एक MCQ देखें, विच मसल इन दी फ्लेक्सर कंपार्टमेंट डुअल मीन डबल। ठीक है, डुअल का मतलब क्या है? डबल, डुअल इनर्वेशन, याद रखें। आंसर विल बी, वो कौन सा मसल है फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में, विच मसल इन द फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ व्हाट आर्म हैज डुअल इनर्वेशन? आंसर इज ब्रेकियलिस। क्लियर है? और कुछ एग्जामिनर इस तरह करते हैं कि ब्रेकियलिस मसल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग ब्रेकियलिस मसल इज ट्रू? तो ऑप्शन ए रेडियल प्लस मीडियन, ऑप्शन बी रेडियल प्लस अल्नर, ऑप्शन सी अल्नर प्लस रेडियल, और डी मस्कुलोक्यूटेनियस प्लस रेडियल। आंसर इज डी। तो इसकी जो इनर्वेशन है वो भी पता होना चाहिए कि डबल इनर्वेशन तो है, लेकिन किस नर्व की है? मस्कुलोक्यूटेनियस और रेडियल नर्व की। यहाँ पे आप लोग मेंशन करें कि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व मेनली, ठीक है, मेनली मीन 95% इट इज सप्लाइड बाय मस्कुलोक्यूटेनियस। लेकिन आप लोग यहाँ पे लिखे कि रेडियल नर्व पार्टली। क्लियर है जी? ओके। अब आप लोगों को कैसे याद रहेगा एग्जाम के दिन कि यार ब्रेकियलिस था कि बाइसेप था? इसमें लोग गलत होते हैं। तो इधर देखिए, बाई मीन टू, लेकिन सेप का मतलब होता है हेड। इस मसल के कितने हेड होते हैं? लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हेड, इसलिए इस मसल का नाम क्या है? बाइसेप। इस बाई का मतलब है सेप के साथ, हेड के साथ। इट हैज अ डबल हेड मसल। लेकिन यहाँ पे इस बाई के अलावा और कौन सा मसल जिसमें बी आता है? बी, तो ब्रेकियलिस। बी पर बी, ए बी, तो बी मीन बोथ। तो बोथ इनर्वेशन किसके पास है? ब्रेकियलिस मसल में है। बाइसेप के लिए इसलिए नहीं याद कर सकते क्योंकि बाई के बाद सेप है। सेप मीन हेड, कि दिस मसल हैज हाउ मेनी हेड? 2 हेड, शॉर्ट हेड एंड लॉन्ग हेड। लेकिन बाई बी, बी मीन बोथ इनर्वेशन किसके लिए है? ब्रेकियलिस मसल है। और ब्रेकियलिस मसल रिसीव देयर इनर्वेशन फ्रॉम मस्कुलोक्यूटेनियस एंड रेडियल नर्व। ठीक है। अब कुछ मसल है ना बॉडी में जिसकी ओरिजिन भी आना चाहिए और उसकी इंजर्शन भी आना चाहिए। द पॉइंट इन द बॉडी फ्रॉम वेयर मसल अराइज, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। जहां से मसल निकलता है उसको क्या कहते हैं? ओरिजिन। और जहां पे मसल जाकर खत्म होता है उसको इंजर्शन कहते हैं। तो कुछ मसल है जिसकी ओरिजिन भी आना चाहिए पेपर में और इंजर्शन भी, और कुछ मसल है इसके सिर्फ नाम याद रहा कि ओरिजिन इंसर्शन नहीं पूछा जाता। ये 3 ऐसे मसल है ना अपर लिम्ब के कि इसकी ओरिजिन इंसर्शन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, वो आप लोगों को बताएंगे। देखें ये कौन सा बोन है? जो पीछे स्केपुला, ये कौन सा है? स्केपुला। स्केपुला की पॉइंटेड पार्ट को क्या कहते हैं? कोराकोइड प्रोसेस। कौन सा? कोराकोइड प्रोसेस। कोराकोइड प्रोसेस से एक मसल स्टार्ट होता है और आकर ब्रेकियम मीन, इस ब्रेकियम के अंदर कौन सा बोन है? ह्यूमरस। कोराकोइड प्रोसेस से आने वाला मसल ह्यूमरस में खत्म होता है, ब्रेकियम में, तो उस मसल का नाम है कोराको ब्रेकियलिस। तो इस कोराको ब्रेकियलिस को ये नाम इसलिए दिया है कि दिस स्टार्ट फ्रॉम कोराकोइड प्रोसेस ऑफ द स्केपुला एंड एंड ऑन द शेफ्ट ऑफ द ह्यूमरस दिस प्रेजेंट इन द ब्रेकियम पार्ट, इसलिए इसको कोराको ब्रेकियलिस कहते हैं। तो ये आप लोगों को तरीके से समझाऊंगा कि इसको ये नाम, कुछ चीजें होती है ना जो नाम के अंदर उसका कॉन्सेप्ट होता है, तो इसको आप लोगों ने ज़हन में याद रखना है। अब बाइसेप ब्रेकियाई, इसका एक शॉर्ट हेड होगा और एक लॉन्ग हेड, इसकी अपनी इंसर्शन पॉइंट है, वो भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आज के लिए काफ़ी है। ठीक है, फिर वो 1 घंटे का अलग लेक्चर है इंसर्शन ओरिजिन का। तो इंशाल्लाह आज तक हम, कल हमारा टारगेट क्या है? दीज मसल इन डिटेल, और इन मसल को सप्लाई कौन करता है? मस्कुलो। हमने इसकी नर्व फोर्स पढ़नी है कि ये कहाँ से आती है, इसने कहाँ कहाँ से गुजरना होगा, कहाँ कहाँ पे इस नर्व की डैमेज चांसेस ज़्यादा होती है, और अगर क्लिनिकली ये नर्व डैमेज हो जाए तो हमें इसकी MCQs किस तरह आएंगे। और इसके साथ कल ही हम इसकी भी जो है ना डिस्कशन करेंगे, और इसके साथ पूछ करेंगे किस नर्व को करें? रेडियल नर्व। तो जब हम यहाँ तक आएंगे फिर हम नेक्स्ट परसों इंशाल्लाह इस एरिया को और इसको करेंगे, और 2 दिन में अपर लिम्ब तकरीबन 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग तरीके से इस तरह जाएंगे ना, पहले हमने ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ी, फिर शोल्डर ज्वाइंट पे बात की, अब ब्रेकियम पे करेंगे,
फिर इस तरह एल्बो जॉइंट, फिर एंटी ब्रेकियम के मसल, फिर रिस्ट और फिर हैंड करेंगे। तो इस तरह तरीके से अगर हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, इनर्ट में विल बी वेरी इजी। ठीक है, ओके जी।